ये आ गया था हमें गौ पालन पर और गाय माता के बारे में चर्चा करनी है। तो आदरणीय जी मुन्नीलाल भैया जी, आप अब शुरू करें। अब चलते हैं दूसरे सत्र की ओर। और इसमें आज की जो समस्या है, जैसा कि आदरणीय अशोक पटेल जी ने मुझसे संवाद किया था कि सड़क पर गाय दिख रही है, हर सड़क पर गाय और एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारी गाय माता की समस्या बहुत ही खराब है। उसको मद्देनजर रखते हुए हम चिंतन करेंगे, हम सुझाव मांगेंगे, उपाय ढूंढेंगे। और अगर किसी के पास कोई अच्छे सुझाव है, अनुभव है कि गाय हमारी कैसे जो है सड़क से अपने स्थान पर पहुंचे, इसके लिए हम सदन में चर्चा करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण विषय है। हमारी गाय सड़क पर है और अन्य जानवर घर में हैं। आइए हम चर्चा करते हैं गाय की रक्षा कैसे हो। इस विषय पर जो भी भाई बहन अपना सुझाव देना चाहते हैं, कोई मन में विचार आते हैं, तो जरूर हैंड रीच करें और उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले आदरणीय अशोक पटेल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना सुझाव रखें। आदरणीय अशोक पटेल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो? आप सादर आमंत्रित हैं। अशोक पटेल जी नहीं है, चलिए। गाय प्राकृतिक और जैविक खेती का मुख्य साधन है। गाय, अगर हम गाय पालेंगे तभी हम जो है प्राकृतिक जैविक खेती कर पाएंगे। दूसरा, गाय का दूध हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। उसके बगैर नहीं रह सकते। दूध बनाया नहीं जा सकता है। जो बना रहे हैं जहर, वो पाप कर रहे हैं, और उससे हमें जो एनर्जी है जो हमारे शरीर में, वो नहीं मिल पाती है। वो सिर्फ हम नाम, दूध के नाम पर हम अपनी पूर्ति कर सकते हैं कि हमने दूध ले लिया, लेकिन वो नुकसानदायक है। हम किसान भाई हैं या हम सम्राट नागरिक हैं, हम व्यापारी बंधु हैं, हम धर्मगुरु हैं, हम समाज सेवक हैं, कोई भी हम किसी भी रूप में हैं, हमें सबको दूध की आवश्यकता है। हमें गाय की रक्षा कैसे हम कर सकते हैं? अगर हम अभी कल मेरा एक संवाद हो रहा था कि वो कह रहे थे कि दूध हमें सही नहीं मिल रहा है। हमने कहा गाय पालोगे नहीं, दूध कैसे मिलेगा? अगर दूध चाहिए शुद्ध और गाय पालना नहीं है तो असंभव है। इसलिए हम सब भाई बहन युगहार में आज चर्चा करेंगे कि कैसे गाय किसान के घर में, खेत पर, नागरिक के घर में, उनके निवास पर बांधी जा सकती है या बांधना चाहिए, उसमें क्या उपाय हो सकता है। इसके लिए हम सुझाव आमंत्रित करेंगे। इसमें हमारे बने सिंह आर जी ने हैंड रेज किया है, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, आप आए और उसी विषय पर चर्चा करें। ओम जी, प्रणाम सभी महानुभावों को। गौ माता हमारी मानव जीवन में हमारे जन्म से 12 महीने पहले और हमारी मृत्यु के 12 दिन बाद तक का विधान गौ माता का है। गौ माता की रक्षा हम नहीं करते, गौ माता हमारी रक्षा करती हैं। ये हम अपमानित भाषा बोलते हैं कि गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये बदलाव आता है कि गौ माता की रक्षा करके क्या फ़ायदा मिलेगा, अपन को कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो फिर काय को गौ माता के चक्कर में अपन पड़े। परंतु गौ माता की शरण में रहकर के ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, संसार के सभी जीव जन्य प्राणी मात्र सब सुखी हो, निरोगी हो, और वो पूर्ण 100 साल की आयु तक निरोगी रहे। ऐसा गौ माता का विधान हमारे शास्त्रों में है, वेदों में है। आज आधुनिक शिक्षा के नाम पर हम भटक गए और हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो विज्ञान था, गौ विज्ञान परम विज्ञान था, उसको आज हम भूल कर बैठे हैं। इसका दुष्परिणाम आप देख रहे हैं देश भर में। अल्पकालीन वर्षा, अधिक गर्मी, अनलिमिटेड रोग, ये सब हमको देखने को मिल रहा है। ये पिछले 25 से 30 वर्ष का मेरा खुद का ही अनुभव है कि जिस क्षेत्र से गौ माता का पलायन हुआ है, वहाँ से हिंदुओं का भी पलायन होने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि हिंदुओं पर अपनी आत्मरक्षा
और अपनी सुरक्षा का कवच नहीं रहा, इसलिए वो उसकी संस्कृति से भ्रष्ट हो गए और वहां से वो खुद ही पलायन करने लगे। तो गौ माता को सुरक्षित और कैसे पहुंचाएं हम? अभी किसी कंपनी ने एक गोबर गैस का प्लास्टिक का बलून जो निकाला है, वो मात्र कंपनी के द्वारा जो अपन उसकी कीमत रखे तो वो है उसकी कीमत 42,000। वो सब्सिडी में दे रही है हमको 12,000 रुपये में। 12,000 रुपये में हमको दे रहे, तो उसकी 20 साल की गारंटी वारंटी है। 20 साल तक हम उससे गैस प्राप्त कर सकते हैं, प्रतिदिन 4 किलो गैस। तो सुबह सुबह जैसे हम गोबर उठाते हैं और वो कहीं रोड पर या कहीं भी कचरे के अपने जहाँ भी स्थान है वहाँ फेंकते हैं, उसके बजाय हम उसमें गैस में कन्वर्ट करें और उससे जो निकलने वाली सैलरी है वो डीएपी यूरिया का काम कर रही हैं। और बहुत सारे अपने किसान भाइयों को उन पर अनुभव है। तो इस क्षेत्र में हम कार्य करेंगे। गौ माता से कुल मिला के लोगों ने जब छोड़ी इनको कि इनसे अर्थ लाभ नहीं रहा, इसलिए छोड़ दिया लोगों ने। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको अर्थव्यवस्था से अगर मजबूत करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति मजबूत होगी हमारी, तो सब गौ माता की ओर लौटेंगे, उन्होंने हमारी संस्कृति की ओर लौटेंगे, हमारे ऋषि मुनियों की संस्कृति की ओर लौटेंगे, तो हमारा जीवन धन्य होगा। ऐसा एक मेरा छोटा सा सुझाव है। सभी से प्रणाम जी। इसमें बने सिंह जी, आपने गाय के महत्व को बताया, सुझाव कुछ नहीं दिया आपने कि कैसे गाय जो है सड़क से बचेगी। आपने गाय के महत्व को बताया, गाय हमारी रक्षा करती है, हम गाय की रक्षा नहीं करते, या गाय के ऊपर आपने पुरानी सारी इसमें कोई सुझाव हो तो क्या कर सकते हैं अपन कि गाय सड़क से घर में आए? हमने बताया ना कि जैसे गोबर के जो गोबर गैस आता है उसको लगाएं तो उससे क्या होता है, किसानों को गैस प्राप्त होगी। सबसे पहले अर्थव्यवस्था वहां से शुरू होगी। गैस के बाद में फिर खाद, खाद के बाद में फिर हमारी जैविक प्राकृतिक खेती, और उनसे स्वास्थ्य रहेगा ठीक। आज के वर्तमान में क्या देश भर में गाय आधारित खेती का बढ़ावा और उसके उत्पादन की डिमांड भी आने लगी है। तो हम सब एक दूसरे का सहयोग करके उसके जैविक आधारित उत्पादों को बढ़ावा दे करके उसका मार्केटिंग कराने में भी हम सहयोग करें। तो गौ माता से अर्थ अगर प्राप्त होगा तो गौ माता सड़क से वंचित होगी, सड़क पर जाने से कोई छोड़ेगा नहीं जी। जी जी, धन्यवाद। मैं योगाहार डीसी से शायद आदरणीय पवन कुमार जी हैं, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं, आप आएं और अपना सुझाव मार्गदर्शन प्रदान करें। जी आदरणीय सर, आदरणीय पवन कुमार सर किसी विजिट पे है अभी हैं, तो ये हाँ, मैं उपनाम से यहाँ पे हूँ जी, और आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आपका स्वागत है। डीसी दिनेश जी, ओके। जी धन्यवाद आदरणीय। और मैं सबसे पहले तो आदरणीय सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूँ। और ये जो विषय है कि हम जैविक खेती का रकबा जब बढ़ रहा है, प्राकृतिक खेती का रकबा जब बढ़ रहा है, और ये आंकड़े आ रहे हैं कि हमने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में इतना सुधार कर दिया है, अपनी खेती में इतना सुधार कर दिया है कि अब सकारात्मक परिणाम आने को हैं और लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक प्रश्न ये है कि जैविक खेती या प्राकृतिक खेती जो गौ आधारित खेती है उससे क्या भिन्न है? अगर भिन्न नहीं है तो हमारे गोठ में, हमारी डेयरी में, हमारे घर में गाय का पालन होना या बढ़ना ज़रूरी है। लेकिन गाय का पालन अगर बढ़े उससे पहले हमारे देश की स्थिति वर्तमान में क्या है? अगर देखें तो वर्तमान में जो भारत में अगर केवल पशुधन की ही बात करें तो 2014 और 15 से 2020 और 21 का जो सरकारी आंकड़ा है, वो कहता है कि 7.93% की बढ़ोतरी इस दौरान हुई है पशुपालन में। और जो कुल संबंध क्षेत्र है, जिसमें पशुधन का योगदान हमारे कृषि क्षेत्र की को बढ़ावा देने के लिए पशु क्षेत्र का योगदान है, वो है 24.32%, जो कि बढ़कर यानी जो 24.32% था 2014-15 में, वो बढ़कर हो गया है 30.13%। ये 2014-15 से 2020 और 21 के बीच का अंतर है। लगभग 6% या 7% ये आंकड़ा बता रहा है कि पशुधन बढ़ा है।
उसमें पशुधन ने 2020 और 21 में अगर मोटा-मोटी देखें तो 5% हम देख पा रहे हैं। अब ये आती है कि जो डेयरी है जिसमें ख़ासकर हम जो हमारे दुधारू पशु हैं, उनकी अगर बात करें, क्योंकि उसमें संख्या गाय, गोमाता की अधिक है। तो जो हमारी ये डेयरी सिस्टम है, जो डेयरी कमोडिटी है, इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान ये हमारी जो डेयरी क्षेत्र देता है। और 8 करोड़ से अधिक किसानों को ये क्षेत्र तुरंत या सीधा रोज़गार देता है। ये भी हम जानते हैं कि भारत दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान रखता है और जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन का जो सिस्टम है, उसमें 23% का योगदान भारतीयों के द्वारा दिया जाता है। पिछले 8 वर्षों में, यानी जो हमने अभी 2014-15 से और 2020-21 की बात करी, इस दौरान दुग्ध उत्पादन 51.5% या मान लें कि 51% बढ़ा है। 2014-15 के दौरान 146 मिलियन टन जो उत्पादन था, वो 2020 और 21 तक आते-आते 221 मिलियन टन हो गया। इस प्रकार से इन वर्षों के अंतर में लगभग 6.5% वार्षिक दर से हमारा उत्पादन बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि हमारा पशुधन भी बढ़ा है। अब प्रश्न आदरणीय आपने ये किया कि हम अगर व्यक्तिगत रूप में कहा जाए तो उसको थोड़ा अलग रखकर देश राष्ट्रीय स्तर पर जो गौ संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है। वास्तविक स्थिति ऐसी है कि गौ संरक्षण के लिए हम 1 गाय बाँध सकते हैं, 2 गाय बाँध सकते हैं और जिनके पास सामर्थ्य है, वो 8, 10 या 100 गाय भी उनका संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर हम गो उत्पादों को, उसकी माताजी की गौ-माता के गोबर को या उसके गौमूत्र को अगर खेतों में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये गौ-पालन सामान्य तौर पर घटता हुआ दिख रहा है। उसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना भी की है और इससे संबंधित हमारे एक आदरणीय सदस्य भी इसमें उन्होंने जानकारी दी थी। सरकारी तौर पर अन्य जैसे बातें हो रही हैं, वो शायद हम उससे इत्तेफ़ाक नहीं रखते होंगे कि जो नस्ल सुधार वगैरह है, क्योंकि हम तो जो हमारे इंडिजिनस वैरायटी है गाय की, उस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ सरकारी तौर पर बहुत सारे प्रोग्राम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें गोकुल ग्राम की स्थापना भी है। गोकुल ग्राम की स्थापना से लेकर के जो पशुपालन पर स्टार्टअप भी शुरुआत किया गया, राष्ट्रीय कामधेनु कार्यक्रम भी है और इस तरह से अगर हम देखें तो सरकारी तौर पर ये योजनाएँ सामने आई हैं, अन्य योजनाएँ भी हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक या हमारी जो व्यक्तिगत तौर पे देखे जाएँ, अगर जैसे मैं अपनी बात कहूँ, तो अपनी बात तो ये है कि हमारे जो अपने गाँव में है, हमारी चाची जी की एक डेयरी है। चाची जी ने जो अच्छी नस्ल की गायें रखी हैं, लेकिन देखने में ये आया मेरा जो गाँव है, वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ क्षेत्र में आता है। वहाँ पर एकदम पहाड़ी एरिया है, हिमालयी एरिया है और मैदानी क्षेत्रों की गाय उन्होंने रखी हैं जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं। तो आज से 3-4 साल 4 साल 5 साल पहले इस कोविड से पहले मेरी समझ में यही आया कि हमारी जो जो गायें हैं, जो छोटी नस्ल की गाय हैं, जो दूध कम देती हैं लेकिन उसका जो गौमूत्र है और गोबर है वो अच्छी उत्पादकता देता है। तो हमारे घर में एक चर्चा हुई, तो तब ये आया कि जो अपने लिए है 2-3 गाय, जो कि सड़कों पे इधर-उधर जा रही थी और निःशुल्क हमने प्राप्त की और जो अन्य गाय हैं जो जिससे उनकी डेयरी सिस्टम आगे बढ़ रहा है। एक उदाहरण इस योगाहार के मंच में ही सामने आया, एक नहीं कई उदाहरण हैं। आप सभी आदरणीय सदस्यों का माँ के प्रति संरक्षण और उसके आशीर्वाद के भाव हैं।
उसी क्रम में आदरणीय रोमी राम जी, जो कि देहरादून से ही हैं और आज से कोई 20 वर्ष पहले, 18-20 साल पहले, उनके सामने एक समस्या आए, जब वो ग्राम प्रधान थे अपने गाँव के, छरबा के, देहरादून की छरबा के। तो मैंने शायद समय ज़्यादा ले लिया है, लेकिन यहाँ पे गायों की तस्करी बड़ी रूप में हो रही थी और पुलिस भी ऐसे तस्करों को धर पकड़ रही थी। समस्या ये आई कि गायों को पकड़ा तो जा रहा है बचाने के लिए, लेकिन फिर सड़कों पे छोड़ा जा रहा है। अब क इसका क्या निदान हो? तो ये जो रोमी राम जी थे, आज इस मंच पे अभी तो उपस्थित नहीं हुए, मैंने कल लिंक तो भेजा था। लेकिन उन्होंने उनके यहाँ पे पहले 6 गाय, फिर कुछ और गाय और फिर सैकड़ों गाय पुलिस ने छोड़ दी घर पे, क्योंकि वो गौपालक थे, गौ संरक्षक थे और गौ-भक्त हैं। अब वो अभी तक उनके पास 2 ढाई सौ गाय हैं, इस तरह की गाय, और वो उन गायों की सेवा करके उनको हृष्ट-पुष्ट करके ऐसे लोगों को दे देते हैं, जो लोग उनकी सेवा करने में सक्षम हों और उनका जो दुग्ध है, गौमूत्र है, गौ का उपयोग लोग कर लेते हैं। इसी तरह से अन्य बातें भी हैं। इसी तरह से उत्तराखंड से अगर देखें तो उत्तराखंड जो बोर्ड है गाय संरक्षण का, वहाँ से भी सदस्य आए थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आए थे। उनका भी ये कहना था और अन्य लोगों का भी लगभग ये बात आई है कि जो मुख्यतः बात है सड़कों पे छूटने वाली जो गाय है और हर मोड़ पे हमें गाय के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे स्थानों पर जो खड़ी गायें हैं उनका क्या किया जाए? तो ये जो दौरा है, ये जो सिलसिला है वो कुछ अभी मुझे 1 साल से जब मैं भ्रमण कर रहा हूँ उत्तराखंड में, मुझे पिछले 2-3 साल से ऐसी गायों की दर्शन कम हुए हैं जो बड़े संख्या में अलग-अलग छोटे-छोटे कस्बों में और छोटे-छोटे गाँवों के आस-पास सड़कों पर विचरण करती थी। अब वो मुझे ये ध्यान आता है कि या तो हमारे जो संवेदनशील लोग हैं, उन्होंने उन गायों को अपनी गोठ में बाँध दिया है। क्योंकि दूसरा कारण मुझे ध्यान नहीं आता, क्योंकि इस समय गाय पे इतना कठोर कानून है कि लोग ले तो नहीं जा सकते इधर-उधर, जो उस तरह के जो रवैया रखने वाले लोग हैं। लेकिन एक बात उससे पहले की याद आती है कि मैं बुंदेलखंड क्षेत्र में मुझे कुछ समय तक घूमने का मौका मिला, आज से लगभग 4-5 साल पहले और उससे पहले भी। तो वहाँ पे सड़कों पे चलना बड़ा कठिन था। और लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि अब गाय को और भी संरक्षण मिल गया है। कि जो गाय के जो कानून आया है गाय के प्रति, उसके संरक्षण के प्रति, तो लगता है कि इसके गायों की रक्षा इस तरह से हो रही है कि कत्लखानों में, बूचड़खानों में तो नहीं जा रही हैं। लेकिन दूसरी बात ये सामने निश्चित रूप से आ रही है कि जो गाय सड़कों पे हैं, उनका अगर मैं अपनी दृष्टि से देखूँ तो आज के दौर में वो कम दिख रही हैं। लेकिन अब अलग-अलग क्षेत्रों का क्या-क्या सिनेरियो है, क्या-क्या परिदृश्य है, ये मैं तो आदरणीय सदस्यों से ही जान पाऊँगा। लेकिन मेरे अपना जो अनुभव रहा है इस मंथ से पहले, यानी जुलाई माह का, मैं गया था बेंगलुरु एरिया में। तो वहाँ पे कुछ मित्रों ने कहा कि बहस ये हुई थी योगाहार के माध्यम से ही। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हम तो अच्छा भोजन कर रहे हैं, लेकिन ज़रा ये थी कि अच्छा भोजन कैसे, कि आपके भोजन में कुछ न कुछ तो पॉइज़न ज़रूर है। तो उन्होंने कहा कि हम अच्छे जगह से वैसे तो भोजन ले रहे हैं, अच्छे पॉली हाउसेस से और अच्छे एफपीओ से ले रहे हैं। लेकिन प्रश्न तब भी ये था, प्रश्न तब बढ़ा जब मैंने 3 एफपीओ के लोगों से वार्तालाप की और तीनों से निवेदन किया बेंगलुरु में कि आप आएँ, हम मीटिंग करें या हमको ही आप बुला दें। तो 1 हफ्ता बीत गया, लोगों ने कहा नहीं आज-आज और कल-कल। तो फिर एक हल्का-सा सर्वे और उनके आस-पास की जो डेयरी उनके यहाँ जो नौकर है और अन्य लोगों से पता चला है कि कुछ लोगों की गाय रखी हैं, लेकिन जो वो भोजन है उत्पादन में वो ज़हर का उनकी मात्रा बढ़ा रहे हैं। तब मेरे उन 3 मित्रों ने ये निश्चित किया कि वो अपने किचन गार्डन में ही
अपना भोजन तय करेंगे, उगाएँगे और फिर ये बात आई कि खाद की व्यवस्था कैसे की जाए, तो उसी दौरान मुझे आस-पास के गाँव में यानी जो बैंगलोर सिटी से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर जो नंदी हिल्स है, उस एरिया में एक संभ्रांत कॉलोनी है। तो वहाँ के जो युवा मित्र हैं, तो उनके आस-पास के थोड़े दूर पे कुछ गाँव थे, तो मैंने लोगों से ऐसे टूटी-फूटी हिंदी, टूटी-फूटी अंग्रेजी में वहाँ के लोगों से बात करी और एक स्थानीय लोग भी मेरे साथ थे। तो 3 लोगों को मैंने 3 लोगों से 3 घरों से जोड़ा है गाय पालकों को और अब वो वहाँ से गौमूत्र और गौमूत्र के साथ ही जो गाय का जो सड़ी गली खाद है, गोबर है, उसको ले जा रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से तो रहा है, लेकिन रवैया ये है कि पॉज़िटिव यानी सकारात्मक भूमिका गौपालकों की और कंज़्यूमर्स की, उपभोक्ताओं की रही है। लेकिन अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी अ, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के आंकड़े आ रहे हैं और क्योंकि उस आंकड़े का सरोकार गौ-पालन, गौ उत्पादन से कम दिखता है और इसके लिए मैं फिर लगभग 2008 तक वापस पहुँचता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैंने असल में सौभाग्य से मुझे एग्रीकल्चर टुडे एक पत्रिका है, उसका संपादन करने का मौका मिला। उस और जब शुरुआती दौर में मैंने उसे जॉइन किया, तो मुझे एक असाइनमेंट मिला कि आप एनिमल हस्बेंड्री पे और पशुपालन पर एक कवर स्टोरी लिखिए, आवरण कथा। मैं दिल्ली में था और उस दौरान मेरा जो संपर्क था, वो डॉक्टर एम. एस. स्वामीनाथन जी से भी हुआ था और अन्य लोगों से हुआ, तो लगभग एनसीआर के कई गौशालाओं में जाना हुआ, दिल्ली में जाना हुआ और अन्य जगह फ़ोन पर बात हुई। लेकिन बात ये आई कि दुग्ध जितना दुग्ध उत्पाद और उससे बनने वाली मिठाइयाँ, दूसरे प्रोडक्ट बाज़ार में हैं, उतने उत्पाद हमारी डेयरी में, हमारे घरों में दुग्ध का नहीं है, दूध का नहीं है और आज स्थिति में थोड़ा चेंज हुआ है। गोपालन के लिए डेयरी भी बढ़ी हैं, कई संवेदनशील लोगों ने गौ माता को अपने गोठ में, अपने घर में बाँधा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुग्ध के लिए जहाँ से दूध ले रहे हैं, उन लोगों को व्यवस्था की है, अगर जो पाल नहीं सकते हैं। लेकिन वो तेज़ी अभी नहीं आई है, जो तेज़ी आनी चाहिए। फिर भी ये बात सकारात्मक हम समझें और इन्हीं बातों के साथ मैं वापस आदरणीय आपके पास आता हूँ और अन्य सदस्यों को हम सुनना चाहेंगे। मैंने समय थोड़ा ज़्यादा लिया, इसके लिए क्षमा। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी श्यामलाल जी। आपने महत्वपूर्ण अपना जो प्रस्तुतिकरण दिया है गाय के ऊपर, अपने आंकड़े बताए हैं और स्थिति को बताया, आपने महत्वपूर्ण अपना वक्तव्य दिया है। हम सब अवगत हुए आपके मार्गदर्शन से और मैं दूसरे हमारे पास जो 3 हैंडरीज हैं अभी वर्तमान में, मैं उसमें आदरणीय अशोक पटेल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपना सुझाव मार्गदर्शन प्रदान करें। फिर मैं शरद वर्मा जी को आमंत्रित करूंगा, फिर प्रणाली जी बहन जी को। जी ओम। आज की कक्षा बहन रंजना जी ने बहुत अच्छी ली और जो आज का विषय है कि गौ माता को कैसे बचाया जाए और गाय को कैसे उद्योग धंधों से अपने रोज की मतलब आमदनी से जोड़ा जाए। सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये गौ माता की दुर्दशा हुई क्यों है। हम कुछ साल पहले देखते थे कि गौ माता अगर गुम जाती थी, मेरे घर की मैं बताऊं कि गौ माता अगर कोई केड़ी गुम जाती थी या केड़ा गुम जाता था, तो शाम रात को चूल्हा नहीं जलता था जब तक वो नहीं मिलती थी। उसको ढूंढ के लाते थे, हमारी दादी कितनी बेटा जा रहे अपनी गाय गम गई, उसको ढूंढ के ला, केड़ी कहाँ चली गई, लाते थे। और आज हमारे गांव में कम से कम 50-100 गाय लवार सी घूम रही है। ये परिस्थिति आई है और ऐसी एक गांव में नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में। मैं मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ, पूरे देश और देश की भी यही हाल है। उत्तराखंड और सब दूर जहां जाओ वहां गाय, रोड ही रोड पे 4 लाइन पे आप चल नहीं सकते, गाय मर रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? एक तो
और भैंस बोधे क्यों नहीं घूम रहे? भैंस बोधे भी तो हैं, वो दिख रहे हैं आपको, क्योंकि गाय का मूल्य नहीं बचा। पहले गौ माता कटती थी, अब ये कानून ऐसा बना दिया कि गाय कट नहीं सकती, तो उसका मूल्य था तो लोग पालते थे, तो कुछ भी 2-4 हजार 5 हजार जो भी मिलता था। अब 1 रुपया उससे मिलता नहीं है। दूसरी, यंत्रीकरण हो गया। यंत्रीकरण में बैलों का कोई महत्व बचा नहीं, ट्रैक्टर आ गए और विभिन्न प्रकार के ऐसे साधन आ गए, वो बचा नहीं। आदमी हो गया लालची, और उसका विकल्प हो गया पैकेट वाली चीजें, दूध घी सब पैकेट में मिलने लग गया। अब उनको नहीं मालूम कि इन पैकेटों में जहर भरा है, उससे कैंसर पैदा हो रहा है और विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं। ये भी लोगों को जानकारी है नहीं, क्योंकि देश में अभी गाय है ही नहीं, और हजारों करोड़ों लीटर घी दूध मिल रहा है, भगवान जाने कहाँ से मिल रहा है, कहाँ नकली फैक्ट्री क्या क्या बनाते हैं, और वो आजकल टीवी यूट्यूब पे आते ही है, कोई केमिकल मिला मिला के बना के दे रहे हैं और खा रहे हैं वो सब लोग। मिठाइयाँ बहुत मिल रही इस टाइप की, और उससे स्वास्थ्य की गिरावट हो रही है। तो पहली चीज, गाय का मूल्य नहीं है, इसलिए वो गाय रोड पे घूम रही है। अगर यही सी गाय का अगर मूल्य हो, तो एक भी गाय किसान को अगर 2 पैसे मिले तो ये गाय रोड पे नहीं घूम सकती। पहली चीज, सरकार ने ऐसी व्यवस्था तो कर दी, कत्ल खाने पर रोक तो लगा दी, लेकिन गाय का उसकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कराई ग्रामीण क्षेत्रों में कि जिससे गौ माता रहे। इसके लिए मुख्य चीज है लोगों को जागरूकता। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी गौ के प्रति, और जागरूकता जब आएगी जब आजकल सब धन आर्थिक चीज हो गई पूरे देश में। आर्थिक रूप से सब लोग यही सोचते हैं, जैसे हमारे इधर 3-3 फसलें हो गई है इस क्षेत्र में, होशंगाबाद नर्मदापुरम क्षेत्र में, समय नहीं मिलता, मशीनों से फटाफट कटाई करती, भूसे की व्यवस्था नहीं हो रही है, भूसा नहीं है, तो पूरी गाय उनको लोगों ने छोड़ दिया। कुछ जो अच्छे अच्छे लोग हैं, कुछ समझदार लोग, उन्होंने अच्छी अच्छी गायें पाल के रखी जो घर का घी दूध पीते। बाकी 50 आज गाँव में थैलियां आ गई। मतलब इस देश की दुर्दशा देखो, जो देश कृषि प्रधान देश था, जो गाँव में थैलियों का दूध और पैकेटों की चीज बिक रही है, मतलब सब ऐसा हो गया। तो इसके लिए इंसान कुछ नहीं कर सकता, सबसे पहले समाज में जागरूकता आनी चाहिए, और जागरूकता आने के पहले सबसे पहले जो अपने जनप्रतिनिधि है, वो जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे के इन चीज में जागरूकता लाके, और सबसे पहले आज जनप्रतिनिधि जो भाषण देते हैं ना, उनके ही गाय नहीं, वे रोड पे घुमाते हैं, वे थैली का दूध पीते हैं। तो आजकल जब तक जनप्रतिनिधि पूरे जो लोग हैं वो खुद अपने इन चीजों का अमल नहीं करेगी, जब तक जनता भी नहीं करेगी, और जनता को इसमें आर्थिक रूप से जोड़ना पड़ेगा। उसमें एक बहुत अच्छी योजना थी हमारे यहाँ, अब बुराई भलाई वो कुछ कहे नहीं, अब शासन को इसमें करना पड़ेगा। शासन ने पहले अभी एक सरकार हमारे यहाँ आई थी, 15 महीने की सरकार थी। वो 15 महीने की सरकार ने गांव गांव में गौशाला का उनका प्रावधान था, और बहुत सी गौशाला बनी भी, और उसी गौशाला के माध्यम से गांव का जो जितनी भी गाय है वो गौशाला में आ जाती है। गौशाला में मनरेगा तहत पंचायत में बहुत पैसे भी होते हैं, उन पैसों के माध्यम से उनमें भूसा खरीदा जाता, उसका गाय और गोबर और गोमूत्र से जैविक खेती भी हो सकती है। वही योजना अभी जब तक लागू नहीं होगी, इस टाइप की योजना शासन प्रशासन में, जब तक गाय नहीं बच सकती। गाय पे भाषण बहुत हो रहे हैं, लेकिन और जैविक खेती पे भाषण बहुत हो रहे हैं, और लिखा पढ़ी में बहुत हो रहे हैं, कागजों में हो रहे हैं, लेकिन फील्ड पे बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। ये कटु सत्य है, चाहे आप मानो या ना मानो। तो अब हम सबको क्यों इस समस्या का निदान के लिए एक पतंजलि बहुत अच्छा माध्यम है। पतंजलि के माध्यम से ही, क्योंकि पतंजलि के पास मार्केटिंग की एक बहुत अच्छी व्यवस्था, उसके माध्यम से ही, और उसका शासन पे दबाव भी पड़ सकता है, ये चीजें गौ माता का संरक्षण हो सकता है। गौ माता का संरक्षण होना बहुत जरूरी। अभी सरकार ने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का जो एक कॉन्सेप्ट दिया है, तो जैविक खेती प्राकृतिक खेती बिगर गाय के थोड़ी हो सकती, उसको गौ माता से जोड़ना पड़ेगा। और गाय की एक तो उधर शासन जो 5,000 रुपए हेक्टर ऐसा सुनने में आया वो किसानों को देंगे, लेकिन उसके रजिस्ट्रेशन के साथ साथ लोगों को जागरूकता करके उसके साथ इसको गौ माता को जोड़ना पड़ेगा, और गाय से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी उस किसान को देना पड़ेगा, और उस किसान को जागरूक करके, और फिर उसको ये बताना पड़ेगा कि जो आप जो भोजन कर रहे हो, गौ आधारित खेती से जो आपका भोजन होगा वो अमृत के समान है, बाकी आप जो रासायनिक खेती कर रहे हो वो जहर के समान है। इन शासन प्रशासन और सभी
लोगों का अगर इसमें सहयोग रहेगा तो गौ माता बचेगी। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति इतनी भयंकर खराब है, गाय गांव गांव में गाय घूम रही है और रोड पे गाय हम कतलेआम फोर लाइन पे आप देखो, कोई गाड़ी से कोई सामान भेजते तो वो ट्रक वाले रोते हैं बेचारे, गाय गाय रोड पे बैठी हुई और मर रही है, कट रही। तो उन सब गायों का संरक्षण अपने अपने हिसाब से अपने अपने तहसील पे पूरे विधायकों को टारगेट देके सरकार अगर ये करवाएगी तो ये काम हो सकता है। बाकी तो अब जनता है, जनता जब कोई चीज अडॉप्ट करेगी जब उसको दो पैसे मिलेंगे, जब तक आर्थिक रूप से उसको फायदा नहीं होगा जब तक जनता उस चीज को नहीं अर्जन करेगी। जी ओम, धन्यवाद। जी जी अशोक पटेल जी धन्यवाद आपका। आपने अपना मार्गदर्शन दिया और सुझाव भी दिया आपने, और महत्वपूर्ण सुझाव ये भी दिया आपने कि जो मनरेगा के अंतर्गत हर किसान गाय बांधे और गाय बांधने वाले किसान को सारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। जो प्राकृतिक जैविक खेती पर 5,000 प्रति हेक्टेयर सरकार ने देने की घोषणा की है, मध्य प्रदेश सरकार को हम धन्यवाद देंगे जिन्होंने एक गाय का भी जो 20 रुपया गाय था उसका 40 रुपया परवेश करने के लिए सीधा दूना पैसा बढ़ाया है। एक गाय का एक दिन का 40 रुपया सरकार देगी उसके पालन पोषण के लिए। और वो गाय अगर 2, 3, 4, 5 लीटर दूध देती है और वो दूध हम सहकारी समिति में देते हैं तो प्रति लीटर एक लीटर दूध पर 5 रुपया बोनस भी सरकार मध्य प्रदेश सरकार देगी। एक गाय का एक टाइम का दूध अगर 4 लीटर भी देती है तो 20 रुपये होता है, और शाम को 4 लीटर होता है तो 20 रुपये, यानी 40 रुपये वो हो गया। 40 रुपये पालन पोषण के लिए 80 रुपये एक गाय पर सरकार देने का फैसला किया है। ये हम योगाहार परिवार के माध्यम से और पतंजलि किसान सेवा समिति के माध्यम से माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पहले तो निर्णय ये लिया। दूसरा निर्णय उन्होंने लिया है 1 हेक्टेयर में 5,000 रुपये देने का, वो भी दे रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं, जैसा अशोक जी ने कहा है कि हम गाय हर जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी, ये आदरणीय शरद वर्मा जी के शब्द हैं जो लगातार कहीं ना कहीं डॉक्टरों से चर्चा करते हैं। अभी हम उनको सुनेंगे। तो इनके पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो अभी हम आपस में एक दूसरे से चर्चा करें, सोशल मीडिया पर लिखें। अगर जहां तक आपका किसी मीडिया परिवार पत्रकारों से संबंध है तो आप अपनी तरफ से ऐसा समाचार भी प्रेस विज्ञप्ति बना के दे सकते हैं कि गाय को कैसे जो है रखा जाए, और जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी अपने अपने घर में रखें, तभी जो है उनको सारी सुविधाओं का लाभ दिया जाए। ये जरूरी है, ये करना भी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है, कृषि विभाग का वैज्ञानिक है और वो गाय नहीं पालता है, पशुपालन का अधिकारी है, वैज्ञानिक है, वो गाय नहीं पालता है। ये तो इस प्रकार के जो नियम बनाया जाए ताकि गाय खेत पे पले, घर पे पले। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो चर्चा हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और गाय माता पे चर्चा होना एक मिसाल की बात है कि अपने को ऐसी चीज के विषय में सोच रहे हैं जो आज हजारों की तादाद में रोड पर है। गाय का जो प्रेम, पशु प्रेम, वो कम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेम था वो कम हो रहा है। नहीं तो गाय अगर कोई पालना चाहे और अपने जानवरों को कैसे छोड़ देता है, वो पुराने लोगों को याद करे कि एक एक गाय की पूजा लोग करते थे और अपने घर में बांध के रखते थे। चारा ला के सुबह 5 बजे खिलाते थे। वो 5 बजे जो लोग लाते थे वो कैसे लोग थे, उनके विषय में सोचना चाहिए। दूसरा ये है कि जो गाय की समस्या है, सबसे बड़ी वो समस्या कैसे हटे। मैं बताता हूँ, मुझे तो इतना जब ये हम लोगों को दुख हुआ कि ये पशु आहार कम है ये, तो मैं आज आपको बता दूं कि मैं गाय के लिए अपनी जमीन में से 70% जमीन, 80% जमीन में पशु आहार ही उगाता हूँ, और गाय के लिए ही चारा उगाते हैं हम लोग। हमने कहा कि इंसान के लिए तो पूरे खेत उगा रहे हैं, पूरी दुनिया उगा रही है, लेकिन ये पशुओं के लिए चारा कोई नहीं उगा रहा है। इनकी मेड़े तोड़ ली है, इनके जंगल खत्म कर दिए हैं, तो इनके लिए कौन उगाएगा। आज मैं, हमारा परिवार पूरा 70 से 80% जमीन में हम साइलेज बनाकर उपलब्ध करा रहे हैं,
जो यहाँ की जो डेयरियां उखड़ रही थी उनको हमने, जो डेयरी वाले बोलते थे कि पशु आहार नहीं है, तो उन लोगों को हमने ये उपलब्ध कराया और आज मन को कहीं शांति मिलती है। जो चारा हम देते हैं, जो साइलेज हम बनाते हैं, आपको बता दें मुन्नीलाल सर जी, पवन सर, सभी लोगों ने देखा है यहाँ के आके। योगाहार की काफी सारी टीम हमारे यहाँ पूरी आई थी, हमने उन्हें दिखाया था साइलेज। परम पूज्य स्वामी जी ने देखा, सभी ने आके हमारे यहाँ देखा था और साइलेज को नेट पे भी चलाया था। आपको बता दें कि ये जो साइलेज है ये एक भूसे के रेट में, जो भूसा है उसी के रेट में हम लोग उपलब्ध कराते हैं और वो भुट्टा खिलाते हैं जो आदमियों को नहीं मिलता, उसको हम पशु आहार रूप में गाय को खिलाते हैं। गाय के विषय में बहुत सारी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि गाय के गोबर से क्या चीजें बनाई जा सकती हैं। बहुत अच्छी अच्छी अगर ट्रेनिंग हो जावे और बहुत अच्छा, जैसे हम लोग साइलेज बना रहे हैं, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गाय से जुड़ी हुई हैं। वो नागपुर में एक 10,000 रुपए किलो का जो घी बनता है, दादू लोग गए थे, लेकिन कोई आदमी निकल नहीं पाया ऐसा जो ट्रेनिंग करने के बाद घी बना पाए। हमने तो ट्रेनिंग ली नहीं वहां जाके, लेकिन ऐसा आदमी जो उस चीज, एक चीज ऐसी निकलनी चाहिए जिससे आय प्राप्त होने लग जाए। अगर किसी चीज से आय प्राप्त हो जाएगी और आप दिशा उसको दे दोगे तो वो अवश्य उसको संभाल के रखेगा। आज हमारे यहाँ के जो मानवता होती है एक अंदर से, वो धीरे धीरे कम हो रही है। उतना लेवल नहीं है जो पुराने लोगों का लेवल होता था पशुओं के प्रति। पहले गाय माता को जितने अच्छे से रखा जाता था, जैसे संभाल के रखते थे और उनका उपयोग होता था। पहले जो बैल थे उनका खेती में उपयोग होता था, लेकिन आज वो बैल फ्री हो गए, तो इन चीजों का, अब इनका गोबर है, गोमूत्र है, इनका कहाँ उपयोग हो सके, उनकी ट्रेनिंग होवे, कैसे लोग इकट्ठे करें, उनकी छोटी छोटी ये ट्रेनिंग के बदौलत हो। आज गोबर से हमारे यहाँ मनीष जी बहुत अच्छी गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं। वो इतनी बढ़िया मूर्ति बनाते हैं कि आज उनकी 5,000 मूर्ति यहाँ आसपास के क्षेत्र में बिकती है। तो मनीष जी ने एक काम पकड़ा और उस गोबर को आदमी के भगवान के रूप में वहां पहुंचाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी चीजें इकट्ठी होनी चाहिए। और मैं पहले भी मंच पे बोल चुका हूं कि इससे जुड़े जो अधिकारी हैं उनको अवश्य गाय पालनी चाहिए, चाहे वो पशु मंत्री हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो। और मैं तो कहता हूं कि जो पशुपालन से रिटायर हो रहा हो उनको पेंशन के रूप में, ना पेंशन ना दे के उनको एक गौशाला देनी चाहिए कि ये गौशाला आपको संभालनी है और इससे जो आय प्राप्त होगी वो आप पेंशन रूप में प्राप्त करें। उनको पेंशन रूप में पैसे ना दे के, अगर उन्होंने 30 साल 40 साल सेवाएं दी हैं तो वो गाय का क्यों नहीं एक गौशाला पाल सकते हैं। उनको गौशाला पालना चाहिए। हमने देखा है कि जो गौशाला का जो 30 साल तक जिसने जो डॉक्टर रहा है उसके घर एक भी गाय नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? ये चीजों को देखना चाहिए। जो मंत्री है वो पॉलिथीन में चाय पी रहा है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं कई बार अपने मन की बात मुन्नीलाल सर जी से बोलता हूँ कि सर ये कैसा देश है, यहाँ पे एक पशु मंत्री बैठा हुआ है और वो कह रहा भैया चाय बना दो, जाओ 5-10 पॉलिथीन के दूध आ रहा है। जब जो जिसको बागडोर दी गई है प्रदेश, राज्य, भारत सरकार संभालने के लिए, वही आदमी अपने घर में पॉलिथीन का दूध यूज कर रहा है, वही पाउडर का दूध यूज कर रहा है, तो वो कहाँ ले जाएगा दिशा में। तो पहले अपने को इस कारवा का जो ड्राइवर है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसको एक योग्य व्यक्ति जो इस चीजों को संभलता हो उसको देना चाहिए। आज की जो गौशालाएं मध्य प्रदेश में है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो काफी उन्होंने सुधारा है यहाँ पे, जो 20 रुपए से 40 रुपए किया। लेकिन इसमें भी बड़ा वो है, इसमें भी बहुत सारे राजनीतिक लोग घुस गए हैं जो डेयरी के नाम, जो गौशाला के नाम पर, गाय तो 200 गाय हैं लेकिन सिर्फ वो जिस दिन ऑडिट होता है उसी दिन वो गाय रहती है, बाकी दिन वो गाय सारी रोड पे चढ़ती है। तो ऐसे लोगों को भी हटाना चाहिए। पतंजलि जैसी संस्थाओं को आना चाहिए। एक राज्य को अगर पतंजलि ले लेवे और सरकार उसको काम दे दे, मेरे ख्याल ऐसे पतंजलि के सारे लोग पूरे
मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। अगर इनकी गौशाला पतंजलि के जिम्मे कर दी जाए तो मैं ये बताना चाहता हूं कि शायद ही कोई गाय रोड पे क्या कहीं भी नहीं दिखेगी। ऐसे कार्यकर्ता हैं आज पतंजलि के, ऐसे कार्यकर्ता हैं। देश बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके पास एक से एक कार्यकर्ता हैं। इनको टोटल राजनीति से गाय को हटाना पड़ेगा। जब तक राजनीति से गाय जुड़ी है तब तक उसकी सेवा नहीं हो सकती। उसको जो गुरुकुल चलाते हैं, ऐसे गुरुओं के जिम्मे सरकार को करना पड़ेगा, ऐसी संस्थाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये संस्थाएं इतने अच्छे से गाय को पाल सकती हैं, ऐसी कोई भी संस्थाएं या व्यक्ति गाय को नहीं पाल सकता। जो इनको देखा हमने ग्वालियर में एक संस्था गाय को पालती है, लगभग 10,000 गाय उन्होंने पाल रखी है। और जो व्यक्ति गांव वाला रहता है वो अपनी गाय जो दूध नहीं दे रही वो वहां दे आता है, और वहां से जो दूध दे रही है वो गाय ले आता है। 10-10 हजार ऋषि मुनि लोगों ने पाल रखी है और वो आज गौ की सेवा में लगे हुए हैं, और इन्हीं की सेवाओं को बढ़ाना चाहिए। यही संत लोग अच्छे से पाल सकते हैं। आम नेता, इसमें नेताओं को हटाना चाहिए, नेता लोग नहीं हटा। आज हमारे यहाँ गौशाला है, उनकी हालत खराब है। मैं तो कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए कि स्थानीय विधायक है वो कम से कम एक हफ्ते में गौशाला में जाके अपनी फोटो डाले गौशाला के सामने अंदर खड़े होके, तो वो विधायक की नाम भी होगा और वो गौशाला की इज्जत बढ़ेगी। जी ओम, प्रणाम। समय कम है, बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जी ओम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय शरद वर्मा जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी सदन में दी है, अपनी पीड़ा बताई है और सुझाव भी दिए, और जो आपके महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। निश्चित हम सब इसको सोशल मीडिया पर लाएं और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी पहुंच के अनुसार इसको वायरल करें। मैं आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राव जी और डॉक्टर किशोर दुबे जी के पास चलूंगा। इसके पहले मैं चलता हूं आदरणीय महाराज प्रणाली मराठी बहन जी के पास, वो आए और अपने मार्गदर्शन सुझाव प्रदान करें। ओम। अनम्यूट कर ले बहन जी। ओम। सदन को सादर प्रणाम वंदन। ओम, आवाज आती है ना मेरी? ओम ओम आ रही है बहन, आ रही है। ओम। अभी अभी आपने मुनीलाल भैया आपने आह्वान किया कि सुझाव चाहिए, तो इस विचार से ही मेरे मन में विचार आया। विचार आए थे वो अशोक भैया ने और स्वस्तिक हमारे शरद भैया ने बोले, तो ये आपकी आवाज नहीं आ रही है बहन जी, शायद आप नेटवर्क में नहीं है। तो चलिए, अब जब प्रणाली मराठी बहन जी नेटवर्क में नहीं है, मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर रोशनलाल राव जी को, वो आए अपनी बात रखें। बहुत सुंदर विषय पे चर्चा हो रही है और निश्चित रूप से ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पे चिंतन चिंता सभी आवश्यक है। जितनी बातें घूम रही जो बातें द्वारा वो संचालित हो सकता है। जी डॉक्टर साहब जारी रखें। जो बातें कही है अशोक भैया और शरद भैया ने, निश्चित रूप से इस पर बहुत ज्यादा चिंतन करने की जरूरत है। और दूसरी, जो गाय जो लोग रोड पे छोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ज्यादातर जो छोटे किसान समृद्ध किसान है, वही सबसे ज्यादा इन चीजों में है। मैं छिंदवाड़ा में, अगर आप थोड़ा सा देखें तो छिंदवाड़ा में हमारे उधर बहुत कम गाय छोड़ते हैं। मतलब आपको गाय नहीं मिलेगी रोड पे। सब गाय जो पाल रहे हैं आज की तारीख में, वो गाय अपने उसमें पाल रहे हैं। और ये जो हमारा समृद्ध बेल्ट है, नर्मदा का, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, आपका देवा, ये जो जहाँ पे गेहूं ज्यादा होता है उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा, तो सबसे समृद्ध क्षेत्र है। तो इन पर भी हम थोड़ा सा ध्यान दें। क्या इसमें इनके कारण है? जैसे भूसा,
एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक्स्ट्रा रीपर जो है उसका विकल्प है, उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए, हरे चारे पर उस पर वो बढ़ाई जाए, लोगों की सोच बढ़ाई जाए। और जो एक गौशाला का जो कॉन्सेप्ट जो अभी अशोक भैया चर्चा कर रहे थे जिसकी, वो कॉन्सेप्ट को गांव गांव में लाया जाए। और उसमें वास्तव में मनरेगा का हम सब जानते हैं कैसे काम हो रहा है, मनरेगा में कितना काम हो रहा है, कितना हो रहा है, उसको उसको जरूर इस पे लाए। कृषि आधारित चीजों पे मनरेगा को जब तक नहीं लाएंगे, एक तो किसानी खराब हो रही है, सबकी मजदूरियां बढ़ रही है, किसान की लागत बढ़ रही है। तो इसमें जरूर ध्यान दें, इस पर भी हम चीजों को लिखें। जैसा आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बात करें, आप जहां पर इसको लिख सकते हैं, जो जो चीजों को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो जरूर इन चीजों पर बात करें। एक हमारे बालाघाट के किसान थे जो अपने मंच पर आ चुके हैं, जियालाल रंगडाले जी, उनने एक अभियान चलाया था कि गौ माता को बचाओ करके, और उनने अपने लगभग 10-15 हजार 20,000 पॉम्पलेट उनने अपने से गौ माता बचाओ करके छपवाए थे और लोगों के बीच बांटे थे। वो गौ समाधि की बात करते हैं कि जब आपकी गाय जब तक जिंदा रहती है, उसका गौमूत्र गोबर आप उसका उपयोग करिए, दूध पीजिए, दही पीजिए, और उसके बाद जब गाय हमारी वो हो जाए तो उसकी गौ समाधि करिए। उसका उन्होंने एक मतलब पूरा तरीका वो अपने शास्त्रों में भी शायद कही है। तो उसको उन्होंने पूरा वो किया, और उसके बाद जो खाद उसकी 6 महीने बाद उसको पुनः वहां से निकाल के जो खाद होती है उसको अपने खेतों में उपयोग करो, तो उसके बड़े अच्छे परिणाम है। तो इसको भी हम करें, और जितनी भी गौशालाएं बने उनमें अनिवार्य रूप से गोबर गैस प्लांट जरूर लगाए, तो उससे गैस भी बनेगी, और जो गैस बने उसको उसको कहीं ना कहीं हम दूसरे उपयोग में ले सकें, ऐसी व्यवस्था भी हो। और जितने हमारे गौशालाएं हैं उनका ऑडिट भी हो, मतलब सोशल ऑडिट हो, सरकारी ऑडिट नहीं, सोशल ऑडिट। सरकार जहां गई वहां वो कहानी खत्म हो जाती है। बिल्कुल ये बहुत आवश्यक है। और जहां तक अधिकारियों की बात है, कर्मचारियों की बात है, जो निश्चित रूप से पालना चाहिए, पर कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी बंदिश है। शहरी क्षेत्रों में आप गाय नहीं पाल सकते, सरकारी क्वार्टर्स में आप जानवर मतलब गाय नहीं पाल सकते, कुत्ते पाल सकते हैं, बिल्ली पाल सकते हैं, पर आप गाय नहीं पाल सकते। तो कई सारी बाध्यताएं हैं, कई सारी चीजें हैं, नियम और वो है। और जो एक सुझाव था कि वो जो लोग इससे जुड़े हैं उनको उस रिटायरमेंट के बाद उसको दिया जाए, तो बहुत अच्छी चीज है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसको फायदा मिलेगा, और ये पल्लवित होगी, फूलेगी फलेगी। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर RL साहब, आपने महत्वपूर्ण बात की है। और जैसा आपने कहा है गौ समाधि अब कहीं कहीं लोग देने लगे हैं। जैसे मैंने भी अपनी गाय को गौ समाधि दी थी, और गाय पालने के लिए लोग आकर्षित तो हो रहे हैं, लेकिन उतनी स्थिति में नहीं हो रहे हैं। कई कई क्षेत्र में हमने अभी नर्मदापुरम जिले का प्रवास किया, इटारसी सिलवानी तरफ देखा, आदरणीय शरद वर्मा जी हमें लेके गए थे। वहाँ हर घर में गाय बैल बंधे हुए हैं, हल से खेती होती है। वहाँ अच्छा लगता है, हर घर के द्वार में गोबर के खाद का ढेर लगा हुआ है। छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, बैतूल है, इधर है, कहीं कहीं है। लेकिन जो शहरी बड़े बड़े नगर हैं वहाँ पे स्थिति बहुत दयनीय है, जिसके लिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद मंजुला जी, चर्चा बहुत अच्छी हो रही है, अलग अलग पहलू आ रहे हैं, और इन सब पहलुओं में जो पहलू छूट रहा है वो है सरकार का। मैंने कई बार यहाँ पे बोला, सरकार कोई बाहरी शक्ति नहीं है, सरकार यानी हम सब जनता है, और जनता में से जाने वाले सुझाव है। जनता में से जाने वाले सुझाव वहां पे जाते नहीं है, और इसीलिए IAS ऑफिसर्स जो होते हैं, जिनका कोई खेती से या गांवों से शायद ही लेना देना होता है, वो उनके तरीके से पॉलिसी बनाते हैं। इसलिए हमारे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के सरकार को सुझाव जाने चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ हमेशा। 2-3 बिंदु है। पहली बात तो जो चर्चा में से आई है उसलिए लेकिन उसको नीति में डालना है। नीति में, सरकार के नीति में क्या बनेगा कि जैसा कि अब जो ग्राम पंचायत को फंड आता है या ग्राम सेवक का इंक्रीमेंट आता है, ग्राम सेवक और ग्राम पंचायत इन पर जिम्मेवारी दी जाए कि भाई उस गांव में से कोई भी गाय बाहर नहीं जाएगी। मतलब उसका एक प्रकार का क्या जो भी उसका एक प्लानिंग होगा कि भाई गांव की जो मतलब जिसमें दूध नहीं रहता या भाकड़ गाय जिसको बोलते हैं, ऐसी गांवों के लिए गांव के स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर, जैसा पहले कांजी हाउस होता था वैसे एक छोटी सी गौशाला बने, और वहां पे उनके लिए जो भी चारा वगैरह चाहिए वो ग्राम पंचायत के माध्यम से या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनके माध्यम से वहां पे दी जाए। ऐसी व्यवस्था
जब बनेगी और जो ग्राम पंचायत करेगी उसको ज्यादा इंसेंटिव दिया जाए, उसको ज्यादा मतलब पैसा दिया जाए, 1% 2% जो भी है वो ग्राम सेवक को ही इंक्रीमेंट दिया जाए। क्योंकि क्या है, लोगों को पैसे की ही बात समझती है। पैसे की नाड़ी यदि अपन खींचते हैं तो बराबर काम होते हैं। जैसा सरकार स्कूलों में करती है कि भाई इतने बच्चे रहेंगे तो बराबर हम ग्रांट देंगे, नहीं रहेंगे नहीं देंगे। इस तरह के एक ऑडिटिंग वाला जो पार्ट होता है ग्राम पंचायत लेवल पर, ग्राम सेवक लेवल पर और वो बीईओ बीडीओ लेवल पर, इस तरह से कि भाई ये आपका एक टारगेट है कि आपके क्षेत्र में जितने भी गाय है वो अगर बाहर नहीं जाती है और उसका समाधान कारक होता है तो ही निश्चित रूप से आपके इंक्रीमेंट मिलेंगे, नहीं तो इंक्रीमेंट नहीं मिलेंगे। एक साल आप इंक्रीमेंट रोकने का सिर्फ सर्कुलर निकालो, रोकने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्कुलर निकालो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 80% गाय गांव के गांव में ही रहेंगी, उनके लिए व्यवस्थाएं बनेगी। ये नीति निर्धारण करने की जरूरत है और ये नीति निर्धारण ये आईएएस ऑफिसर जो सेक्रेटरीट अंडर सेक्रेटरी में बैठे वो नहीं करेंगे। वो अशोक पटेल जैसे, मुन्नीलाल जी यादव जैसे, रामकृष्ण जी जैसे, हमारे भैया जैसे, जो शरद भैया जैसे जो लोग हैं, वही लोग ये इस प्रकार के अगर सुझाव देते हैं तो ही नीति निर्धारण होगा। मैं तो निश्चित रूप से मुन्नीलाल जी को बोल रहा हूं कि यादव जी वहां पे मुख्यमंत्री है, किसान धारजी ने मुख्यमंत्री है, उनको सही नीति निर्धारण के लिए इस प्रकार के यदि हम सजेशंस देते हैं तो निश्चित रूप से वो इस प्रकार की अगर नीति बनाती है और एक राज्य में भी अगर नीति बन जाती है तो निश्चित रूप से उसका पर्कुलेशन या उसका मल्टीप्लिकेशन और राज्यों में हो जाएगा। और यही एक रास्ता है कि जिसके माध्यम से गाय बचेगी। वरना सोशल मीडिया के माध्यम से और बाकी जो भी प्रयास हो रहे हैं इसके माध्यम से 1% 2% या ज्यादा से ज्यादा 5% गाय बचेगी, लेकिन बाकी सब रास्ते पे घूमती रहेंगी। और फिर वही जो अभी चल रहा है चक्र की उनको उठाओ, जबरदस्ती मतलब उनको काटने का प्रयास करो या फिर वो गांव पे छोड़ दो, यही चलते रहेगा। इसको जो नीति निर्धारण करके उसको फ्रेमवर्क दो, उसकी जिम्मेवारी ग्राम पंचायत पे दो, महिला बचत गटों पे दो। हम 1500 रुपया उनको बांट रहे हैं, बहनों को बांट रहे हैं, भाइयों को बांट रहे हैं। इसके अलावा उनको कहो कि भाई इस तरह की जिम्मेवारी अगर गांव का कोई महिला मंडल लेता है या कृषि मंडल लेता है तो वो और गांव की गाय अगर नहीं जाती उसका ऑडिट करके सालाना अगर वो उसमें रखता है, रख रखाव रखता है तो उनको हम और 5% ज्यादा उनका इंक्रीमेंट देंगे। ग्राम सेवक पे जिम्मेवारी दो, सरपंच पे दो और उनको मॉनिटरिंग करने वाला जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उस पे दो। निश्चित रूप से देखो 80 से ज्यादा % गाय बच जाएंगी। बस ये नीति निर्धारण करने की जरूरत है और इस पहल में मुन्नीलाल जी और बाकी हमारी टीम निश्चित रूप से कदम बढ़ाएंगी। इस भावना के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण सुझाव रहा है। और जैसा आपने कहा है सरकार ने गौशालाएं बनाई हैं। मध्य प्रदेश सरकार को जरूर धन्यवाद देंगे कि मध्य प्रदेश सरकार में हमारे गांव-गांव में गौशालाओं का निर्माण कराया गया है, भूमि भी संरक्षित की गई है और वहां पर सिर्फ संचालन अभी ठीक नहीं हो रहा है। जैसा आपने कहा गौ स्व सहायता समूह को दिया गया है, परंतु 100 गाय की एक कैपेसिटी है, उसमें अभी ये उतना नहीं हो पा रहा है। इसको भी सरकार इस पर चिंतन लगातार कर रही है और हम चाहेंगे कि हर राज्य में अगर गौशालाओं का निर्माण होता है और किसान जागरूक होते हैं, अधिकारी जागरूक होते हैं और तो जो है ये गाय बच पाएगी। आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अशोक पटेल जी ने दोबारा हैंड रेज किया है तो वो आए, कुछ उनका सुझाव रह गया है, आप अपना प्रदान करें। जी ओम, मेरा सुझाव था कि कोरोना काल में अपन ने गांव की स्थिति देख ली कि गांव में ही मतलब कितनी एकदम से एक समृद्धि टाइप आ गई थी। उसका मुख्य कारण ये था कि गांव में ही सब सब्जी भाजी घी दूध वगैरह ये वो सब गांव में ही मिल जाता था और गांव में ऐसी कोई हाहाकार नहीं मची और उससे लोगों को फायदा ही हुआ। और शहरों में ये सब हाहाकार मच गई थी। तो ये सब गौ माता का ही प्रताप था कि गौ माता का घी दूध और छाछ मही दही सब मिल जाता था और उसमें चूर के रोटी अपना इंसान खा लेता था और मजे में रहता था। मेरा सुझाव ये है कि इस मंच के माध्यम से इसमें सब प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं और ये समय भी बहुत अच्छा है। इसमें भगवान कृष्ण का वंशज गौपालक आज हमारे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है, जो इसी कुल से आता है, गौपालक कुल से ही आता हुआ है। और हमारे आदरणीय मुन्नीलाल जी भी जो मध्य प्रदेश किसान पतंजलि के अध्यक्ष भी है और ये मंच पूरा जो मंच सजा हुआ है इसमें सब बुद्धिजीवी सब लोग हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि इसमें 1-2 दिन और चर्चा करके
और इसमें ऐसा निचोड़ निकाला जाए, ऐसे मुख्य मुख्य बिंदु इसमें सम्मिलित किए जाए। और जो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी जो बहुत अच्छा जो निर्णय लिया गया है कि जैसे 20 रुपए की जगह 40 रुपए कर दिया गया है और 5 रुपए दूध बढ़ाया गया है, तो इससे निश्चित रूप से ही लोगों को फायदा होगा। और ये मंच एक ऐसा प्रस्ताव आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दें, क्योंकि ऐसा प्रस्ताव अगर जाता है और समाज में उसका इम्प्लीमेशन होता है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि ये गौ माता बचे, क्योंकि वो इस गौ माता के वंशज है, जो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। और ये सभी लोग अगर ये सुझाव मध्य प्रदेश सरकार को देता है तो ये सुझाव में अपना एक प्रतिनिधि मंडल पूरा एक सुझाव 1-2 दिन चर्चा करके पूरा इकट्ठा करके और एक समय निकाल में उसमें पतंजलि से भी कुछ लोग वहाँ आ जाएं, क्योंकि सरकार को मुख्यमंत्री जी के पास इतना भयंकर पावर होता है कि वो उनको जो अपन सुझाव देंगे उनको सिर्फ फॉरवर्ड करना है डिपार्टमेंटों को, क्योंकि गौ माता के ऊपर गौशाला आयोग बना हुआ और बहुत सी चीजें हैं जो थोड़ा थोड़ा से भी अगर इनमें परिवर्तन शासन स्तर पर हो सकता है तो निश्चित रूप से ये गौ माता जो रोड पे कट रही है, रोड पे घूम रही है, गौ माता परेशान हो रही है, उससे किसान भी परेशान हो रहे, एक वातावरण दूषित हो रहा है, वो पूरा वातावरण शुद्ध हो जाएगा जब गौ माता की अच्छी सरकार व्यवस्था कर देती कि किसान में जागरूकता आएगी। और ये निश्चित रूप से हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जैविक खेती प्राकृतिक खेती पे प्रदेश नहीं देश की सरकार ध्यान दे रही है। उस जैविक खेती प्राकृतिक खेती में गौ माता ऐड हो जाए तो उसमें निश्चित रूप से एक ऐसा समूह बना दे कि जिसमें ये गाय जो रोड पे घूम रही है, जो किसान ये खेती करना चाहता है उनको जो रोड पे से गाय लिया, गाय का गोबर गोमूत्र से जैव अमृत घन अमृत बीजामृत सब बना है तो उससे उसको फायदा होगा। तो ये चीज हो सकती है अगर हम सब लोग सुझाव मध्य प्रदेश सरकार को दें। यही मेरा थोड़ा सा आग्रह था आप सभी लोगों से। जी ओम। जी देखो कितनी ईमानदारी से कर रहा है। जी नजर डालो जरा। हाँ इसी काम को बहुत सारे लोग रहते हैं तो केवल निशान बना देते हैं। जी 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 लेकिन मैंने चक्कर लगाते देखा तो कितने मतलब हृदय के उससे जो है ना बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से कर रहा बेटा। जी बहुत बढ़िया। हमारे साथ माननीय केंद्रीय भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं, तो वो घूम रहे थे। उसका हौसला अफजाई करो। जी 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 तो अभी यहाँ घूम रहे थे तो एक सफाई जो झाड़ू लगा रहे थे भैया, वो ईमानदारी से काम कर रहे थे। तो माननीय हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, देखिए उन्होंने कहा कि अपने काम जो है बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं, तो इनके लिए इनका हौसला अफजाई किया जाए और उन्होंने उनके साथ फोटो खिंचवाए और धन्यवाद दिया। तुम्हारे जैसा सब लोग करने लगे तो कितना अच्छा रहे। इसी प्रकार से जो है जी भाई ये ऐसे बिल्कुल साधारण सरल और सहज भारत सरकार के मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के साथ वो सुन रही थी, अभी चर्चा हो रही थी। तो जैसा कि आदरणीय अशोक पटेल जी ने सुझाव दिया है, हमारे महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और मैं अगला सुझाव आदरणीय अनूप बिश्नोई जी को सादर आमंत्रित करूंगा, वो आए अपना सुझाव प्रदान करें। जी अनूप बिश्नोई जी, अगर आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित है। चलिए अब मैं आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूं, सुझाव प्रदान करें। जी ओम। सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। ये चर्चा जो है केंद्रीकरण की बात कर रही है। केंद्रीकरण का मतलब गौशाला बन जाए, 100 गाय इकट्ठी हो जाए और उन पर जो है राशि बढ़ा दी जाए। मेरा निवेदन, और मनरेगा जो है वो केंद्र का विषय है। मनरेगा में लिमिट है कि कृषि के उसमें तो ऐसा नहीं है कि आप कृषि में वहाँ रोड तो बनवा सकते हो, ये करवा सकते हो, पर कृषि के जो मुख्य काम है जो किसान को चाहिए कि उनको जो है अपना सामान यदि वो लगा रहे हैं तो उनकी मजदूरी, निंदाई में गुड़ाई में मजदूरी कितनी लग रही है, और इस कारण से किसान जो है उस तरफ नहीं बढ़ रहा है मजदूरी बढ़ने के कारण, और लोगों को काम नहीं मिल रहा। यदि इसमें यह हो जाए कि बागवानी में,
खेती में जो प्राकृतिक खेती है जो कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड है, वो यदि सब्जी भाजी का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर उनके खेत में यदि मनरेगा की स्वीकृति मिल जाए कि मनरेगा के मजदूर वहाँ काम करेंगे, शेष राशि मनरेगा से और शेष किसानों के द्वारा मिल जाए, तो निश्चित रूप से बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, उसी तरह से जो अपने घर गाय पाल रहे हैं उनको भी यदि ये सुविधा मिल जाए कि आपको जो पैसे हम वहाँ दे रहे हैं वो पैसे यदि किसानों को सीधे मिलने लगे, जिनका मतलब जो पंचायत ऑडिट कर ले, कोई भी ऑडिट कर ले, आजकल तो वो उनके कान में ये भी पता लग गया है कि भाई किसकी गाय है, ये भी पता लग सकता है। तो इस तरह से यदि विकेंद्रीकरण होगा तो निश्चित उसका फायदा ज़्यादा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी ओम। और जो समृद्ध क्षेत्र है, जिस तरह नर्मदापुरम की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से समृद्ध क्षेत्र में क्या हुआ, समय बच नहीं रहा है, आग लगा करके फट से मूंग बो रहे हैं, तो उसके कारण इसकी कमी हुई है, ये तो निश्चित रूप से। पर उसकी पूर्ति दूसरे रूप में सामूहिक जो है, जैसे हम नेपियर घास 2 एकड़ में भी यदि हम नेपियर घास लगा देते हैं तो उसका निश्चित रूप से वो हो सकता है, और इन चीज़ों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया। अब हमारे 2 हैंडीज हैं जिनको हम आमंत्रित करेंगे। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी सुझाव प्रदान करें। रूप सिंह जी तक आवाज पहुंच रही है? जी ओम। सदन को प्रणाम। आज गौ माता को लेकर बहुत अच्छी चर्चा हो रही है सदन में। काफ़ी प्रेरणा मिलेगी लोगों को इस चर्चा से, और बहुत से लोग सभी बात करते हैं प्रकृति प्रेमी की, तो हमारा भी ऐसा मानना है कि जब प्रकृति से प्रेम हो तो इसके संतुलन को लेकर ही बात की जाए। जैसे कि मैं अपने जीवन में कुछ छोटी छोटी चीज़ों को चर्चा करता हूँ। जैसे कि मैंने अपना है कि अगर बच्चे 2 तो गाय 4 और वृक्ष 1000, ऐसा हमने लोगों के बीच में नारा भी दिया है। इस चीज़ों को हमने अपनाया भी है हमारे जीवन में। हम जब भी कहीं जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, कहीं मंच पे जाते हैं, तो वहाँ भी यही बात करते हैं कि अगर बच्चे 2 तो गाय 4 और वृक्ष 1000। हमें कहीं सम्मान मिला है प्राकृतिक खेती को लेके तो इसी चीज़ को लेके मिला है कि बच्चे 2 गाय 4 और वृक्ष 1000। जब हम प्रकृति के संतुलन की बात कर सकते हैं और प्रकृति पे संतुलन पा सकते हैं। आज देख रहे हैं हम कि गाय की जो दुर्दशा हो रही है वो शायद किसानों के द्वारा ही हो रही है। मतलब कि खेती तो बहुत बढ़ा ली किसानों ने, खेती में बहुत संसाधन बढ़ा लिए, जुटा लिए कई प्रकार के, मगर वो गाय के प्रति उसका प्रेम हटते जा रहा है। और प्रकृति का संतुलन जो है वो बिना गाय के संभव नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे तरफ से अगर कहीं किसी को कोई सलाह या कोई चर्चा होती है तो मैं उनसे यही कहता हूँ, अगर आपके बच्चे 2 है तो उस पर गाय 4 रखें और वृक्ष 1000 लगाएं। जब हम गाय की सेवा और प्रकृति की सेवा ये सब कर सकते हैं। जी ओम। सुझाव दो भैया, गौ बच कैसे सकती है? नारा थोड़ी देना, सुझाव, और उसको अमल कैसे लाया जा सकता है? नहीं, मैंने अमल भी करा है ऐसा। मेरे पास में 4 गाय है और वृक्ष 1000 लगे हैं खेतों में मेरे। और जो भी आए हैं मेरे खेतों पे, जो भी महानुभाव, उनने ये सब देखा भी है मेरे इस नारे को। 1000 नहीं यार, 100-200 ही होंगे, 1000 तो ज्यादा है। आके आप गिनती कर सकते हैं आप। जी। 5 पौधे का तो रूप सिंह भैया हमारा भी योगदान है आपके उसमें। जी बिल्कुल, आपके साथ में है हमारा योगदान। बिना आपके योगदान के हम सफल नहीं हो सकते।
हाँ, जो आम के वृक्ष दिए थे अब उसके नीचे गाय तो बनने लायक हो गए, नहीं हुए अभी? हाँ हो गए हैं। चलो बधाई हो आपको आदरणीय अनिल राय जी। जी ओम सभी योगावाहार परिवार के सभी भाइयों को सादर प्रणाम। मैं जितने भी सुझाव सुन रहा हूँ बहुत ही सुंदर हैं, कुछ अगर अमल किया जाए तो। जी इस क्रम में मैं स्वयं रिटायर होने के बाद जब खेती शुरू किया तो धरती माता के यहाँ आकर और उनसे अपना बिना केमिकल की खेती, बिल्कुल शून्य केमिकल डाल, इसी क्रम में मैंने सोचा कि कैसे गाय पाला जाए, गाय कैसे पाला जाए। और इस समय मेरी उम्र 68 साल की लगभग हो गई है और आप लोगों के ही योगाहार के माध्यम से हमने एक बार मुन्नीलाल भाई साहब थे और ये दिनेश जी सिंगवाल थे कि हम लोग कुत्ते की जगह अगर गाय पालें, और उसी में निकल के आया कि पुंगनुरु गाय जो हम पाल सकते हैं, तो इतना छोटी गाय को तो हम लोग पालन कर ही सकते हैं शारीरिक रूप से असमर्थ होने के बावजूद भी। तो हम ये चाहते हैं कि ये गाय किस प्रकार से हम लाएं और कैसे इसका संवर्धन हम कर सकते हैं। इसी क्रम में हम तो जो गाय के लिए भूसा भी वहाँ से क्या कहते हैं राजस्थान से प्लास्टिक का बैग मंगा के चारा जो रखते हैं उसमें भूसा रखे हुए हैं, बायोडाइजेस्टर का टैंक बनवा के रखे हुए हैं। लेकिन गाय की समस्या है कि श्रम न मिलने, मजदूर न मिलने के कारण वो हम इसमें असमर्थ अपने को पा रहे हैं। तो यदि संभव हो तो कोई ऐसा जुगाड़ या कोई ऐसा उपाय दें, हमें सुझाव दें कि हम कैसे पुंगनुरु गाय को मंगा सकते हैं और उस पर को हम उस पर आश्रित रख सकते हैं। जी ओम। जी ओम। अनिल राय जी, पुंगलू गाय से फायदा क्या होगा ये बताओ? पुंगलू गाय दूध थोड़ी देती है। दूध देती और है, जब तुम 2.5 बड़ी किलो गाय नहीं देती है पाल सकते तो पुंगलू कैसे पालोगे? अरे 2.5 केजी दूध देती है वो, और बिल्कुल नहीं छोटी देती होती है, नहीं देती नहीं है। नहीं 2.5 केजी है। कहाँ से देगी? 2.5 किलो वजन ही नहीं है उसमें। 50 2.5 ग्राम किलो 100 वजन ग्राम नहीं है, दूध 2.5 देती किलो है। गाय है तो वजन नहीं होगा। हाँ आप क्या बात दूध। कर रहे हैं? अशोक जी क्षमा चाहूंगा और आपसे रघुवंशी भी, भैया को बुला क्योंकि ले। जो पुंगनूर गाय है मैं वहां विजिट करके आया हूँ, डॉक्टर वीएन राजू से भी मिलके आया हूँ। 28 लाख में हमारी 5 गाय का सौदा हो गया था, हमको 6 चाहिए थी। तो 3 लाख रुपए की उसकी एक गाय है और उस गाय के दूध की मैंने चाय भी पी के आया हूँ, छाछ भी पी के आया हूँ। और उसका ये जो सज्जन बोल रहे हैं कि 3 लीटर दूध, तो ये मैंने धरातल पे देख के आया हूँ, ये सत्य है। उसका 2.5 लीटर तक का दूध तो मैंने देख के आया हूँ, मेरे सामने लगाई थी, छोटी सी थी जिसकी 2.5 फीट से ज्यादा, 2 फीट से ज्यादा हाइट नहीं थी। और मेरे वीडियो भी रखे हैं, मैं शेयर करूंगा आप लोगों से ग्रुप पे। तो मैं आंध्रा गया था, वहाँ हमेशा मैं एशिया की पौधों की सबसे बड़ी मंडी है जहाँ मुझे जाता रहता हूँ। तो जहाँ से हमेशा हमारे क्वालिटी वाले पौधे, फलदार पौधे आते रहते हैं। तो मैंने एक ट्रिप पूरी उसी के नाम की बनाई थी, जिसमें जिन नर्सरी से हमारा कॉन्टेक्ट है वो लोग ही मुझे वहां तक, क्योंकि मैंने तो एरिया देखा नहीं था, तो उनको मैंने जैसे ही बताया तो वो लोग मुझे वहाँ डॉक्टर वीएन राजू के फार्म हाउस तक लेके गए, उनसे अपॉइंटमेंट हुआ। उसी समय योगी जी ने 20 गाय बुलवाई थी। मतलब वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से ये उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके लिए 20 गाय वहां से जा रही थी, एक आर्मी की वैन में, एसी में उनकी पैकिंग हो रही थी। तब मैं वहां पहुंच गया था। तो हम वहां कम से कम 6 घंटे रुके और शाम तक रुका। इसके बाद उनने बहुत लंबी बातें हुई हमारी उनसे। तो वो ये जो सज्जन बोल रहे हैं कि 3 लीटर दूध तक, तो 2.5 लीटर तक तो मैंने देखा है। और उसका दूध बहुत गाढ़ा होता है, बहुत गाढ़ा। जी ओम। जी रघुवंशी जी से निवेदन है कि हम इसको कैसे प्राप्त कर जी सकते हैं। आपसे हमसे धन्यवाद। भेंट है शरद भैया के यहाँ। जी ओम। जी हाँ, मैं धन्यवाद। आप शरद धन्यवाद। भैया से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब भी लाना तो लाना तो शरद भैया को भी है और मुझे भी है। तो हम लोग क्या है, जिन लोगों को भी लाना है ना, वो लोगों की हम कम्युनिटी लेवल पे आएंगे तो हमें फायदा मिलेगा। क्योंकि वैसे तो वो 3 लाख रुपए कीमत बोल रहा है, जब हम 4-5 लोग मिल जाएंगे ना, और कम, कितने कम पैसे हो सकते हैं। तो ऐसे करके हमारा उसका ब्रीडिंग करने का था यहाँ कि डॉक्टर साहब आप हमारे साथ कोलैबोरेट करके ब्रीडिंग करिए, ताकि हम हर घर में, हम लोगों ने जो सोचा था कि गाय के प्रति श्रद्धा भक्ति भी बढ़ सके। और अन्य जानवरों को जैसे रखते हैं, अन्य पशुओं को रखते हैं, महंगे कुत्तों को रखते हैं हम, तो ऐसे भी इसको एक छोटी सी जगह मिले। ये हमारा छोटा सा प्रयास था। आज नहीं कल हम सफल होंगे और धीरे धीरे लोग ऐसे मिलेंगे जो इस अभियान में हमारा साथ भी देंगे और आगे इस चीज को हम बढ़ाएंगे। आदरणीय गुरुदेव का सहयोग हमें मिल रहा है, आदरणीय मुनीलाल सर भी हमें सहयोग कर रहे हैं उसमें।
तो ऐसी कुछ चीजें क्रिएटिव तौर पे हमें करेंगे तो निश्चित ही एक गाय के प्रति एक सम्मान और वो सब चीजों को हम समाज में स्थापित कर पाएंगे। जी ओम। जी जी धन्यवाद भैया, बहुत रामकृष्ण रघुवंशी जी। प्रणाम। अनिल जी आप म्यूट रखें और समय हो गया है। अनूप बिश्नोई जी का सिर्फ हम कमेंट लेंगे, 2 मिनट का समय, 8 बजे हम समापन कर देंगे। जी आदरणीय अनूप बिश्नोई जी आप अपने सुझाव दें। जी नमस्कार सभी को, सदन में जुड़े हुए महानुभावों को। मेरा सुझाव ये था कि जो मैंने अनुभव किया है, मैंने अपने गांव में आसपास एरिया में एक सर्वे किया था, उसमें मैंने पता किया बहुत से 50-60 जो बड़ी उम्र के हैं उनसे कि आपने अभी तक आप गऊ पाल रहे हैं, कुछ गऊ पाल रहे हैं, तो अभी तक आपने कितने गऊओं का मान लो पूरा जीवन व्यतीत अपने घर पर करके उनका अंतिम संस्कार किया। तो मुझे देखने में मेरे गांव में सिर्फ 2 बंदे मिले, 2 व्यक्ति मिले। तो मैं आप एक बार तो कह रहे हो कि हम गऊओं की सेवा कर रहे हैं, तो उस स्टेज पर आकर जिस टाइम उसको सही ज़रूरत होती है उस स्टेज पर कोई रखना नहीं चाहता है। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप कम से कम एक गऊ आप जो पाल रहे हो उसका यदि जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक उस घर उसकी सेवा होती है तब तो वो गौपालक माना जाता है, अन्यथा आप गौपालक मेरे मेरे हिसाब से नहीं हो सकते। फिर मेरी बात ज़्यादा तो नहीं कह रहा, मैं 5 व्यक्तियों ने मान ली और उन्होंने बोल दिया कि हम ये गऊ रखेंगे, तो उसका अंतिम संस्कार जब तक वो जिएगी हमारे घर पर ही रहेगी और उसकी हम पूरी सेवा करेंगे। ये मेरा मान लो आप अपने आसपास एरिया में आप सभी सर्वे करके देखना, कोई भी ऐसा मेरे हिसाब से बहुत कम 1% भी नहीं मिलेगा कि उन्होंने अपने हाथों से किसी गौ सेवा की सेवा करके उसका अंतिम संस्कार किया हो। बस यही सुझाव था मेरा। और एक मेरे को ऑर्गेनिक केसर की जरूरत थी, किसी के पास हो तो मिल सकती है तो बताएं। डायरेक्ट फार्मर से लेनी मैंने मेरे को। जी 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 आदरणीय अनूप बिश्नोई जी धन्यवाद आपका, और आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया। और आज का कार्यक्रम का समय भी हो गया है, हम कल भी चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम पर, सदन की इजाजत होगी तो। और सदन जो है अगर कल चर्चा करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करके समर्थन करें, और मैं शरद जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आज का आभार ज्ञापित करें, या आज के योग शिक्षक और आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। आदरणीय शरद वर्मा जी। धन्यवाद। सदन ने जो है सहमति दी है, कल गाय रक्षा के ऊपर फिर से चर्चा होगी। जी आदरणीय शरद वर्मा जी आभार ज्ञापित करें। चलिए आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम। सदन को नमन। आज की हमारे योग कक्षा बहुत अच्छी रही और चर्चा भी निश्चित रूप से बहुत अच्छी रही है। जो भी सज्जन इस योगाहार में जुड़े उन सभी का हृदय से आभार, और जिन्होंने अपने सुझाव दिए उनका भी बहुत बहुत आभार। जी ओम। आपका दिन मंगल में हो। जी ओम। धन्यवाद। जी ओम। जी ओम। जी ओम। दादू जी ओम। जी ओम। आपके जिले में पहुंचना है कल। जी आवाज नहीं आ रही सर। 22-23 हम बरखेड़ी में हैं, आपके जिले में आपको से मुलाकात करने की प्रबल इच्छा है। जी 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 जी। तो कहाँ है सर आप? आज रात को निकलेंगे, कल मैं अलग से बात करते हैं सर। मैं अभी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, शायद ये बंद हो गई लिंक, क्या हुआ? जी जी ओम। जी ओम।